हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के चरण स्टार्ट कर दिए थे। 10-11 चरण है, उनमें से 6 या 7 चरण हमने पढ़ लिए थे और बाकी के जो बचे हुए चरण हैं, जो स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमने 7 तक स्टडी की थी। अगर पॉइंट नंबर 8 की मैं बात करूं तो वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। देखो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने से मतलब ये है, ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ तो क्रियाकारक लिखे जाते हैं और दाईं तरफ क्रियाफल लिखे जाते हैं। तो हमने कई अभिक्रियाओं में देखा होगा कि जो क्रियाकारक है और जो क्रियाफल है वो वैसे द्रव्यमान की दृष्टि से बिल्कुल सेम होते हैं। तो संतुलित करने का मतलब ये है कि जितने अणु क्रियाकारक में तत्व या पदार्थ के होंगे उतने ही अणु क्रियाकारक में तत्व या पदार्थ के होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक रिएक्शन है H2O। अब H2O को आप तोड़ते हो तो ये किससे इसमें से 2 प्रोडक्ट निकलेंगे, H2 प्लस O2। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो आप देखो हाइड्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या पदार्थ के अणु क्या होने चाहिए? क्रियाकारक और क्रियाफल में बराबर होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नजर आ रहे हैं आपको? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन इधर देखो ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। फिर से सुन लेना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व हमने यूज किए हैं या जो यौगिक हमने यूज किए हैं और उन यौगिकों में जो तत्व आ रहे हैं तो उनके अणु क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में बराबर होने चाहिए। ये नियम है रासायनिक अभिक्रिया का। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अब हमें इनको बैलेंस करना, तो वही तो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो कैसे अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं ये मैं आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ाता हूं। देखो अब ध्यान देना, मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। अगर लोहे की अभिक्रिया किससे करवाएं? H2O से। किससे? H2O से। तो उत्पाद क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये संतुलित है क्या? देखो Fe इधर 1 है, इधर Fe3 है, तो देखते ही समझ में आता है कि सर दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना जरूरी है। अब कैसे संतुलित करोगे? कैसे संतुलित करोगे? इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि यह अभिक्रिया किस चीज की है। यह अभिक्रिया है लोहे पर जंग लगने की। जब लोहे पर जंग लगता है ना, जैसे लोहा है, लोहा अगर पानी में रहता है, H2O पानी है, अगर लोहे के ऊपर पानी या पानी के रूप में नमी भी बोल सकते हो, नमी लोहे के ऊपर जाती है तो लोहे पर एक भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, वो ये है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो वो तो रिएक्शन किस चीज की है? लोहे पर जंग लगने की। लेकिन अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना ये है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें संतुलित करनी है। हमें देखने से तो बहुत अटपटा लग रहा है, इधर Fe1, इधर Fe3 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी Fe और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करें? वैसे तो ये 1 सेकंड का काम है, आप ऐसे 1 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो, लेकिन वो कब की बात है? जब आप पूरा पढ़ लोगे। मैं जानता हूं जब पूरा पढ़ लोगे ना तो आप बिना इतने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से
अभी क्रिया को सोल्व कर सकते हो, देखते ही सोल्व कर दोगे, लेकिन इससे पहले तो हमें प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं, सुनो। बैलेंस करने के लिए नियम ये है कि एक तरफ क्रिया कारक लिख लो और एक तरफ क्रियाफल लिख लो। तो क्रिया कारक देखो कौन कौन है, इधर हमने लिखा क्रिया कारक और इधर हमने लिखा क्रियाफल, ठीक है। अब देखो आप ये पता लगाओ कि क्रिया कारक में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। तो ये तीर के निशान के इधर वाले हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन होते हैं, क्रिया कारक। तो एक तो Fe आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है। अगर कोई यौगिक, ये यौगिक है इधर, इसको तोड़ लो, इसमें कितने तत्व आ रहे हैं वो सारे तत्व लिख दो इधर। जितने तत्व यूज हो रहे हैं ना वो सारे आ जाएंगे। तो क्रियाफल में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो क्रिया कारक में तत्व होंगे वही किस में होंगे, क्रियाफल में होंगे। तो इधर भी Fe, H और ऑक्सीजन। अच्छा आप पता लगाओ इधर Fe कितने हैं, 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर Fe कितना है, 3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। अब आप देखो Fe बैलेंस है क्या, इधर 1 इधर 3, बोलो नहीं सर नहीं है बैलेंस। H2 बैलेंस है क्या, इधर 2 इधर 2, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन, इधर 1 इधर 4, मतलब 2 चीज बैलेंस नहीं है, एक तो Fe बैलेंस नहीं है और एक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब आप इनको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले बैलेंस उसी को करना है जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा हो। तो इधर अणुओं की संख्या 3 है, इधर अणुओं की संख्या 4, तो पहले ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अब बैलेंस कैसे करोगे, इधर 4 है इधर 1 है, तो इधर वाला ही बैलेंस होगा, इधर वाला थोड़ी होगा। 1 है तो इधर भी हमें कितना करना है, 4, तो 1 को कितने से गुणा करोगे कि 4 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब क्रिया कारकों में ऑक्सीजन को कितने से गुणा किया है, 4 से। तो क्रिया कारकों में ऑक्सीजन ढूंढो, ये रहा ऑक्सीजन, इसके आगे लगाना है 4, लेकिन यहाँ तो 4 लग नहीं सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता। 4 यहाँ पर भी नहीं लग सकता, तो ये 4 कहाँ लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इस सूत्र से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो 4 है ना इस पूरे सूत्र के आगे लगेंगे, ये लगा दिया 4। ऐसा करने से देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन 2 थे पहले, अब कितने हो गए, 2 चौक 8, यानी कि 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएंगे ना। हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, 8, और इधर कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, तो अब सबसे ज्यादा संख्या हाइड्रोजन की है, तो बैलेंस किसको करोगे, हाइड्रोजन को। बैलेंस इधर होगा कि इधर, जिधर संख्या कम होती है ना उधर से। इधर संख्या कम है 2 है, जबकि करना कितना है 8, तो 2 को कितना से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 से। कितना आया 8, मतलब क्रियाफल में हाइड्रोजन के आगे कितना लगाना है, 4, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 4। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एक बार में समझ में आ जाता है। 4 लगा दिया, 8 8, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, इधर भी 8 इधर भी 8, इधर भी 4 इधर भी 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन बचा, अब बचा Fe। तो Fe इधर कितना है, 1, Fe इधर कितना है, 3, बैलेंस इधर से होगा, कितने से गुणा होगा, 3 से। तो क्रिया कारक में Fe के आगे कितना लगाना है, 3 लगाना है। ये लो, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, सब कुछ। ऑल टोटल एलिमेंट्स आर बैलेंस, सारे तत्व क्या हो चुके हैं, बैलेंस। और आप देख भी चुके हो, देखो आपको इतना लफड़ा नहीं करना ना, तो आप 2-4 रिएक्शन को लेकर प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। आप पता लगा सकते हो, इधर Fe 2, इधर Fe 1, इधर 3 हो, तो आप देख कर ही 3 लगा सकते हो। इधर फटाफट का काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया आपसे बैलेंस नहीं हो रही है तो ये तरीका लगा लो, एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगी, एग्जैक्टली ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये था 7वां पॉइंट कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक और क्रियाफलों में प्रयुक्त तत्वों में अगर अणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उन अणुओं की संख्या को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और संतुलित करने की इस विधि को क्या कहा जाता है, संतुलित करने की इस विधि को कहा जाता है अनुमान विधि। क्या कहते हैं, अनुमान विधि, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड
ट्रायल मेथड, या फिर हिंदी में बोल दो इसको अनुमान विधि। छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि अनुमान विधि किसे कहते हैं, फिर आप लिखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा क्रियाफलों में प्रयुक्त तत्वों के अणुओं को संतुलित करने की विधि को क्या बोला जाता है, अनुमान विधि कहा जाता है। और यह एक रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, ऐसा होना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि साइंस इज नॉट एफिशिएंसी, विज्ञान कोई मनमानी नहीं है कि हम उसको चाहे जैसे पढ़ लें। ठीक है, 8वां पॉइंट कंप्लीट, 3 पॉइंट और बच रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वैसे तो कुछ ही नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसे वाली स्थिति थी। आगे देखो, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 ये है कि देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफल का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफल का परमाणु भार भी चेक किया जाता है। वैसे ये तीसरा पॉइंट आ चुका है, ये उसी से रिलेटेड हमने पढ़ा था ना, द्रव्यमान संरक्षण वाला नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को सृजन किया जा सकता है, मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। मतलब क्रियाकारकों का जितना द्रव्यमान होगा ना, उधर जाकर क्रियाफलों में भी उतना ही द्रव्यमान होगा। वो आप इस चीज से भी नोटिस कर सकते हो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि क्रियाकारकों में जो तत्व आ रहे हैं उनका जितना परमाणु भार है उतना ही परमाणु भार किसका रहेगा, क्रियाफलों का रहेगा। देखो कैसे पता लगाते हैं एक बार। मान लो कोई रिएक्शन है, कार्बन की अभिक्रिया करवाइए किससे, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना, CO2। ये रिएक्शन किस चीज की है, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज। ऐसा नहीं आप किसी भी चीज को लाइटली छोड़ दो, पढ़ रहे हो ना तो बस बाल की खाल निकालनी है आपको। यहां पर कार्बन का दहन किया जा रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, दहन, जलाया जा रहा है कार्बन को। और जब कार्बन जलता है तो क्या निकलती है, CO2। तो बताओ, ये आप पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ गए हो, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 6 नंबर पे आता है परमाणु भार, जस्ट डबल ही होता है, 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 पे आता है तो 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 × 16 कितना हुआ, 32। अब आप देखो इन दोनों का, ये दोनों क्रियाकारक हैं, तो टोटल क्रियाकारक का परमाणु भार कितना हो गया, 12 + 32 कितना हो गया, 44 AMU, 44 AMU। अब आप इधर देखो, कार्बन, वही कार्बन इधर, वही इधर, कार्बन का परमाणु भार 12, इनके बीच में प्लस का निशान है, परमाणु भार निकाला ना, सॉरी मोलर द्रव्यमान निकाला ना 9th क्लास के अंदर, कि किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान या किसी अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। इनके बीच में प्लस का निशान है। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 × 16, तो 12 + 32 कितना आया, 44 AMU। तो इधर भी 44, इधर भी 44। मतलब यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का है उतना ही द्रव्यमान क्रियाफलों का है। समझ में आ रही बात? जितना परमाणु भार इधर कार्बन का है उतना ही परमाणु भार इधर कार्बन का है, जितना परमाणु भार इधर ऑक्सीजन का है उतना ही परमाणु भार इधर ऑक्सीजन का। भले ये क्रियाकारकों में अलग हो, भले ये क्रियाफलों में जुड़े हुए हो, लेकिन दोनों कंडीशन में जो परमाणु भार आने वाला है वो एग्जैक्टली बिल्कुल इक्वली आएगा। आई बात समझ में? तो ये 2 पॉइंट हमारे क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। ठीक ना, 9 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 10 है वो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें यह भी पता लगाना होता है कि कोई अभिक्रिया ऊष्मासेपी है या ऊष्मा शोषी। ध्यान देना, कोई रासायनिक अभिक्रिया
ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। अब ये हम जानते हैं ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी भी क्रिया किसे कहते हैं। देखो पहले सुनो, ऊष्माशोषी वह भी क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। क्या हो रहा है, अवशोषण। और इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। क्या हो रहा है, उत्सर्जन। वह भी क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी, वह भी क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अब मैं ये पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ या इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ये चीज भी हमें अभिक्रिया में नोट करवानी है। कैसे, या अभिक्रिया के चरणों में समझाना है इसको। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो क्रियाफल के आगे प्लस का चिन्ह लगता है। अभी मैं लिख के बताऊंगा रिएक्शन। और अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो क्रियाफल के आगे माइनस का चिन्ह लगता है। तो ध्यान रहे, ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस का चिन्ह और ऊष्माशोषी के लिए माइनस का चिन्ह। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखूं कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से करवाते हैं तो अमोनिया बनता है 2 अणु के रूप में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब इस अभिक्रिया का पता लगाना हमें कि ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। अगर ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो क्रियाफल के आगे प्लस लगाना पड़ेगा और कितनी ऊष्मा निकल रही है वो भी आपको दर्शाना पड़ेगा। मान लो इसमें 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा निकल रही है। 1 मोल में इतने किलो कैलोरी ऊष्मा। तो ध्यान रहे, प्लस दिखते ही आपको समझ जाना है कि कौन से भी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। कौन से भी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। अगर कोई दूसरी रिएक्शन में लिखूं नाइट्रोजन की भी क्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो 2 अणु किसके बनते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के। यहाँ माइनस लग के 21.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर माइनस आ रहा ना, इसका मतलब या इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। यहाँ प्लस आ रहा ना, इसका मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। कितनी, इतनी ऊष्मा। यहाँ कितनी अवशोषित हुई है, 21.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये भी आपको शो करना है। और पॉइंट नंबर 11 है, लास्ट पॉइंट है 11वां पॉइंट। और देखो 11वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमने वायुदाब और तापमान को कहाँ पर स्थित किया था, कहाँ पर स्थित किया था। फिर आप बोलोगे सर वायुदाब और तापमान को तो तीर के निशान के ऊपर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ क्रियाकारक, दाईं तरफ क्रियाफल और बीच में तीर का निशान, और उस तीर के निशान के ऊपर तापमान और वायुदाब हम निर्धारित करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक भी निर्धारित किया जाता है। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी भी क्रिया किससे करवाए, हाइड्रोजन से। ये एथीन है, ये आप 8वें चैप्टर में समझ जाओगे, फिलहाल याद रखो। एल्कीन का ग्रुप है एथीन, हाइड्रोजन से भी क्रिया करवाई तो यहाँ पर उत्प्रेरक आएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, पहले आप उत्प्रेरक का मतलब समझो। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह तत्व जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मान लो आपने इन दोनों को मिला दिया और अभिक्रिया बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है, आपने कोई अलग से ऐसी चीज डाल दी कि ये दोनों फटाफट मिल गए और फटाफट मिलकर एथीन से एथेन बन गया, एथीन से एथेन बन गया। तो जिसने ये काम करवाया ना, जिसने ये काम फटाफट करवाया, जिसने अभिक्रिया का वेग बढ़वाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। और इस अभिक्रिया, और ये भी ध्यान रखना, हर अभिक्रिया के लिए स्पेशल उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उत्प्रेरक आप मिला दो, हर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक स्पेशल फिक्स होता है। तो वैसे ही इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक है निकल। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक कौन है, निकल। तो ये हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया के चरणों में 11 टॉपिक कंप्लीट
कर लिए। आई बात समझ में? एक बार वापस रिवाइज करवा दूं कि रासायनिक अभिक्रिया के चरण कौन कौन से है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को बाईं तरफ तथा क्रियाफलों को दाईं तरफ। दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच में तीर का निशान। तीसरा पॉइंट क्या बनाया था हमने कि अगर क्रियाकारक और क्रियाफल संख्या में 2 से ज्यादा आते हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पॉइंट नंबर 5, क्रियाकारक तथा क्रियाफलों के नीचे अवस्था दर्शाई जाती है। गैस है तो गैस G, और अगर ठोस है तो S, लिक्विड है तो L, और जलीय विलयन है तो एक्वेसियस AQ। पॉइंट नंबर 6, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीय का चिन्ह भी दर्शाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान और वायु दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 8 जो आज पढ़ा हमने, अनुमान विधि, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ओके। पॉइंट नंबर 9 था कि दोनों तरफ परमाणु भार बराबर सिद्ध करना। पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 था ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी का। और पॉइंट नंबर 11 उत्प्रेरक वाला। ये लो फटाफट तैयार हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो 6 या 7 प्रकार की है, वो वहां पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।